27 जनवरी की रात साध्वी प्रेमबाईसा की मौत के बाद से एक अलग ही कहानी निकलकर सामने आई। 27 जनवरी की उस रात को आखिर क्या हुआ था, कैसे उनकी जान गई, अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग कहानियां निकलकर सामने आई। इस बीच एक शख्स कैमरे पर आया जिसका नाम सुरेश है। सुरेश कहते हैं कि वो राजदार है जो आखिरी वक्त में साध्वी प्रेमबाईसा के साथ मौजूद था, जो साध्वी प्रेमबाईसा के पिता के साथ उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचा था। हमारे संवाददाता ने जो शख्स है सुरेश, उससे बात करी। उसने इस मामले पर काफ़ी कुछ बातें बताई, किस तरीके से उस दिन साध्वी प्रेमबाईसा की तबीयत बिगड़ी, कंपाउंडर आया, इंजेक्शन लगाया और कहाँ पे वो बेहोश होकर गिरी, चीख की आवाज़, अलग अलग चीज़ें उसने बताई हैं। उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, वो सारी बातें आपको सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 27 जनवरी की रात साध्वी प्रेमबाईसा की मौत की वजह क्या थी, उनके साथ क्या हुआ था? क्या साध्वी प्रेमबाईसा की मौत एक बीमारी की वजह से हुई एक क्षति है या फिर उनका कत्ल किया गया है? इस बारे में पुलिस की जो एसआईटी टीम है वो पूरी जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। लेकिन 27 जनवरी की रात से 28 जनवरी तक, जब तक उनकी मौत हुई थी, तब तक उनके साथ जो शख्स था उसका नाम है सुरेश। सुरेश ने बताया कि साध्वी बाईसा 27 जनवरी की रात अजमेर से आई थी और सुबह उनका गला खराब था। उन्होंने गरारे किए, उसके बाद दोपहर में जुकाम की वजह से काढ़ा पिया। इसके बाद शाम करीब 5 बजे उन्होंने फ़ोन किया और डॉक्टर के आने के लिए कहा और बोला कि गेट खोल दो, डॉक्टर बाहर खड़ा है। इस बारे में सुरेश ने क्या कहा, एक बार आप सुनिए। 1 बजे आए थे। बाद में वो सुबह उठकर उन्होंने तबीयत सही थी, जुकाम वगैरह हुआ था। तो वहाँ पहले मेहमान थे, वो उनसे वीरमनाथ जी मिले और वो चले गए थे गांव वापस। और बाद में मेरे को बोला कि आप तुम रोटी बना दे। मेरे को रोटी बनाने के लिए बोला तो मैं रोटी बना दी। सुरेश के मुताबिक एक नर्सिंग कर्मी जो आश्रम पहुंचा था सीधे बाईसा के कमरे गया और सिर्फ 2 से 4 मिनट ही कमरे में ठहरा और फिर वहां से बाहर निकल आया। पहले मैंने खाना खाया और गले में तक वो जुकाम हो रखा था, तो खराटे के लिए उकली बनाई मैंने। और बाद में उन्होंने नमक के खराटे किए। खराटे करने के बाद में मैं तो ऊपर, वो सो गए थे और मैं ऊपर चला गया था, वहाँ पढ़ने के लिए बैठा था। सुरेश की माने तो दोस्तों, डॉक्टर के जाने के तकरीबन 4-5 मिनट के अंदर ही साध्वी बाईसा जो है गेट के पास गिर गई थी। जो सुरेश है उसने बताया कि बाईसा के पिता विरमनाथ उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन साध्वी बाईसा की सांसें तब तक थम चुकी थी। मैं वापस ऊपर चला गया तो 4-5 मिनट बाद में बच्चा के वो चीखने की आवाज़ आई। तो मैं दौड़े दौड़े नीचे आया, तो जब तक गेट भाई साहब चले, मेन गेट पर नीचे चले गए थे। तो बाद में भीरमनाथ जी ने गाड़ी की चाबी लेके भाग कर वो गाड़ी स्टार्ट की। मैंने उठाकर भाई साहब को अंदर बैठा गाड़ी में। गाड़ी तब तक बोल रहे थे भाई साहब, बीच में को और कुछ नहीं बोले, पापा जी मुझे न्याय दिला देना, ऐसा बोलकर ऐसे सांस अटक गई थी। मैंने यहाँ से दबाने की कोशिश की बहुत। बाद में उनकी सांस आने की, मैंने बोला कि ये हाथ नाखून देके, हाथ एक मेरे मेरे को पकड़ा हुआ था, तो नाखून देखे तो नाखून ग्रीन ग्रीन तरह ऐसे हो गए थे। तो बाद में हॉस्पिटल तब तक गए थे, तब तक मेरे को ऐसा नहीं लगा कि। मगर दोस्तों, क्या साध्वी प्रेम बाईसा की मौत इंजेक्शन की वजह से हुई? हालांकि कंपाउंडर ने उन्हें उन्हें उस दिन कौन सा इंजेक्शन लगाया था, इस पर भी एक अलग कहानी है। इतना ही नहीं, प्रेम बाईसा की मौत की जांच कर रही एसआईटी इन सवालों के जो जवाब हैं वो तलाश रही है कि इंजेक्शन जो कंपाउंडर बोल रहा है, क्या वही इंजेक्शन लगाया था या कोई और सा इंजेक्शन लगाया गया उन्हें। इतने नहीं, कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित सवालों के घेरे में है। हमारे संवाददाता ने 28 जनवरी की घटना को लेकर जो कंपाउंडर है उनसे कई सवाल किए। उनसे पूछा कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से आप वहाँ पर पहुँचे, किस तरीके से साध्वी बाईसा के कमरे में आप गए, उन्होंने किसने आपको बुलाया था, कौन सा इंजेक्शन लगाया था। ये सारी चीज़ों के बारे में जो कंपाउंडर हैं उन्होंने तफसील से कैमरे पर बात करी है। एक बार आप सुनिए। तो मैं गया वहाँ पे, उनकी तबीयत सुस्त थी। मैंने नॉर्मली जो उनके पहले एक बार परीक्षण था, इंजेक्शन लगाया था और वही उन्होंने
कहा भी एक बार मेरे को इंजेक्शन लगा दो। देवी सिंह जी क्या कह के आपको बुलाया था, क्या तबीयत क्या कि हुआ? तबीयत उनकी खराब है, थोड़ा बुखार जुकाम है, हाँ, तो ये कह के मेरे को बुलाया था। कॉलोनी में मैं जो भी मेरे को बुलाते हैं सेवा के लिए, तो मैं चला जाता हूँ। तो मैं वहाँ गया और उनके कहे अनुसार ऑपरेशन में इंजेक्शन लगाया। कौन सा इंजेक्शन लगाया था? इंजेक्शन उनके वो पर्ची में था, वही मैंने उनके लगाया था जो पहले लगाया था। हाँ, एक बार पहले भी मैं उनके पास गया हूँ, एक दो बार और भी उनके आश्रम में जाता था। इंजेक्शन मतलब वो जो क्वांटिटी उनके लिखी हुई थी वही लगाया था मैंने। हाँ। और लेकिन आपने अपने मन से नहीं लगाया, नहीं, जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं, लगाया? हाँ मैंने मन से नहीं लगाया। हाँ, मेरे को इस नर्सिंग पेशे में मैं 2007 से हूँ, मेरे को 17-18 साल हो गए। इस इंजेक्शन मैंने ऐसे इंजेक्शन और लगाए हैं, और ऐसा क्या हुआ इसमें जो मेरी जिंदगी उथल पुथल हो गई। मैं वहाँ करीब 4 से 5 मिनट रुका था, हाँ, ठीक है। उसके हाँ, दौरान उनको मतलब तबीयत ठीक थी, हाँ, ठीक ऐसा है। कुछ था नहीं। हाँ, और मेरे को 20 से 25 मिनट बाद मतलब मेरे घर पहुंचने पर फोन आया हाँ, कि उनकी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हाँ, मैंने कहा आप हॉस्पिटल लेके जाओ। हाँ। उसके बाद फिर कोई फोन आया वापस? वापस उनका कोई कॉल नहीं है। जी जी, अमूमन वो इंजेक्शन कब लगाया जाता है? इंजेक्शन वही है भाई, सांस की दिक्कत है थोड़ा, उसमें लगाया जाता है। एनेस्थेटिक है, बुखार है, फीवर में। तो उस इंजेक्शन में भाई मेरा आज 18-19-20 साल का अनुभव है, उसे डेथ इतनी सडनली डेथ नहीं होती है। बाकी एक्सपर्ट ने भी यही कहा भी इतना नहीं होती है। जैसा कि दोस्तों आपको आपने सुना कंपाउंडर ने क्या कहा कि कंपाउंडर ने साध्वी प्रेमबाइसा को 2 इंजेक्शन लगाए थे। पहला डेक्सोना डेक्सामेथासोन और डायनापार। आपको बता दूं दोस्तों कि डेक्सोना एक स्टेरॉइड है जो सूजन और एलर्जी को कम करता है, जबकि डायनापार एक शक्तिशाली दर्द रोकने वाला पेन किलर है और जो तेज दर्द, सूजन और जोड़ों की जकड़न को कम करता है। ये दोनों दवाएं अक्सर दर्द और सूजन के तेज इलाज के लिए काम में ली जाती हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, इन्हें सिर्फ डॉक्टर की देखरेख में ही दिया जाना चाहिए। कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित ने प्रेमबाइसा के आश्रम से जुड़ा हुआ भी है और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि कई बार जो उनके पिता हैं वो भी उनको भी दवाई दे चुका है, कई बार वो पहले भी आ चुका है और जो दवाई उसने दी है वो यही 2 इंजेक्शन थे। इसके अलावा प्रेमबाइसा को कुछ और नहीं दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो कंपाउंडर है उसने बताई हैं। हमने आपको जो सुरेश था जो उनके साथ था मौजूद, उनकी बात भी सुनाई। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, एसआईटी टीम जो है अपनी जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है एक बार आप सुनिए। अभी जो पोस्टमार्टम में जो हमको सैंपल्स बाद पोस्टमार्टम उपलब्ध कराए गए थे मेडिकल बोर्ड द्वारा, उनको संबंधित एजेंसीज में हमने फॉरवर्ड किया है। इसके अलावा जो हमने टेक्निकल एनालिसिस करने की जो हमारी प्रोसेस है वो अभी गति से चल रही है। सभी तरीके का एनालिसिस टेक्निकल आधार पे, और उससे जो नई कोई कड़ी अगर आ रही है या आगे की कोई ऐसी चीज़ आ रही है, डेवलपमेंट्स हमें पता चल रहे हैं, उस संबंध में हम अनुसंधान कर रहे हैं। देखिएगा जिस तरीके से वीरमनाथ जी जो पिताजी हैं जिन्होंने अपनी लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके अंदर जो बताया गया है कि जब इंजेक्शन दिया गया उसके बाद तुरंत तबीयत बिगड़ने से प्रेक्षा हॉस्पिटल ले जाया गया। तो प्रेक्षा हॉस्पिटल में एग्जैक्टली क्या हुआ, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर है जिन्होंने इलाज किया, उन्होंने डिटेल्स बताए। प्लस ये भी इम्पोर्टेंट था कि वहाँ पे वो किस स्थिति में पहुंची, तो वो सारी जानकारी ली गई। क्योंकि ये सारे स्वतंत्र गवाह हैं, इनके स्टेटमेंट्स बहुत मायने रखते हैं कि वहाँ पर साध्वी साहब जो हैं वो किस कंडीशन में पहुंची थी और उनका कितनी देर किस तरीके का इलाज किया गया और क्या क्या इलाज किया गया। जैसे भाई जी से भी आपने पूछा, सीन रिक्रिएट किया है, क्या किया, क्या बताया वो भाई जी? एग्जैक्टली जानकारी बाई जी जो वहाँ पे जो सफाई कर्मी और हेल्पर्स हैं उन्होंने यही बताया कि किस तरीके से साध्वी साहब आए, किसके साथ आए, कितने बजे लगभग आए और किस तरीके से उनको हॉस्पिटल में जो व्हील चेयर की सहायता से अंदर ले जाया गया और कहाँ पे ले जाया गया, कौन से रूम में ले जाया गया, और वहाँ पर आगे की प्रोसेस की जानकारी नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर से ली गई। अच्छा मैम, बिसरा की रिपोर्ट कब तक आने के चांसेस है? ये आपको जो मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजी के जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वही बता पाएंगे। अच्छा मैम, उनके वीरमनाथ जी के गाँव जाने का है कुछ बयान या वहाँ की कुछ डिटेल? ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो निश्चित ही एसआईटी द्वारा उन सभी जगह जाके अगर वहाँ से कोई हमें साक्ष्य संकलन करने की आवश्यकता होगी या किसी के स्टेटमेंट्स लेखबद्ध करने की आवश्यकता होगी तो हम बिल्कुल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कहानी साध्वी प्रेमबाई से जुड़ी। जो अभी तक अपडेट आया हमने आपको वो सुनाया।
फिलहाल स्टोरी में इतना ही। इस केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।